हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। हमने अभी तक के कंपनी के कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी हमने किया है, ठीक है ना। और लम्स यानी कि साधारण जो क्वेश्चन थे, सम लेवल कंपनी जो जारी करती है उसके बारे में भी हमने क्वेश्चन किया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पर जारी की उसके बारे में हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। और उसके बाद में हमने नकद के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु कंपनी अंशों को जारी करती है, वो टॉपिक भी हमने पूरा किया है, ठीक है ना। आपने कुछ बच्चों ने मेरे को कुछ प्रश्न भेजे भी हैं, ठीक है ना। मैंने जो क्वेश्चन सेंड किए थे उनका कुछ राइट क्वेश्चन भी किए हैं, किसी ने गलत भी किया है, ठीक है ना। तो मैंने उसका राइट सोल्यूशन करके भेजा भी है आपको, ठीक है। आज अपन बात कर रहे हैं कंपनी के नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरियस। कॉल्स इन एरियस का मतलब होता है बकाया मांग। क्या होगा? बकाया मांग। बकाया मांग से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि कई बार क्या होता है, अंशधारी। अब अंशधारी कौन होगा? जो कंपनी के शेयर खरीदता है, ठीक है ना। जो कंपनी के शेयर को रिसीव करता है वही कंपनी का क्या बन जाता है? अंशधारी बन जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अंशधारी कंपनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कई राशि देते भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? उसको कॉलिंस एरियर, बकाया मांग। अब यदि किसी अंशधारी ने एप्लीकेशन की राशि चुका दी लेकिन उसका अलॉटमेंट बकाया है, अलॉटमेंट की राशि नहीं चुकाई, या फिर अलॉटमेंट चुका दी तो उसकी कॉल नहीं चुकाई तो उसकी कॉल बकाया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कॉल्स की एरियर की, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे बताते हैं आपको, बकाया मांग पर कंपनी क्या करती है, ये आपको याद भी रखना है। बकाया मांग पर कंपनी है वो 10% ब्याज की दर से ब्याज वसूल कर सकती है, ठीक है ना। कितने परसेंट की दर से? 10% एनुअली, यानी वार्षिक रेट होगी 10%, जो भी राशि बकाया हो। अब इसकी गणना अपन कहां से कहां तक करेंगे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अलॉटमेंट है या कॉल है, उसकी देय तिथि कब है, यानी ड्यू डेट उसकी कब है, ड्यू डेट, ठीक है, देय तिथि। और उस अंशधारी से अपन वो जो अमाउंट एरियर थी, बकाया थी, वो अपन कब रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो पीरियड कितना हुआ, यानी इन दोनों के बीच में दिन कितने हुए, महीने कितने हुए, उसके अकॉर्डिंग अपन ब्याज की गणना करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको 2-4 बातें वो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टेबल F, according to table F of schedule number first, the company can charge 10% interest, 10% इंटरेस्ट। समझ में आया? यानी बकाया मांग राशि पर वो कंपनी 10% है, वो इंटरेस्ट है, वो वसूल कर सकती है, चार्ज कर सकती है, ठीक है ना। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू टेबल है। देखो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सी टेबल है? टेबल एफ है, ए है, बी है, सी है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टेबल एफ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 10% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है। यानी बकाया मांगों पर 10% ब्याज को कंपनी क्या है? वसूल कर सकती है। अब इसकी गणना आप किस प्रकार से करेंगे? लिख सकते हैं इट्स कैलकुलेशन, इसकी गणना अपन कब से कब तक करेंगे? फ्रॉम दैट ड्यू डेट, यानी उसकी देय तिथि कब है, ड्यू डेट, टू द डेट एक्चुअल पेमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसकी गणना अपन कब करेंगे? ड्यू डेट यानी देय तिथि से कब तक एक्चुअल पेमेंट का डेट, यानी अपन उससे राशि कब प्राप्त कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे लिखेंगे अपन इसमें, इट विल बी नो इन। देखो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो
वैसे अपन बकाया मान की कोई प्रविष्टि नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कहा गया कि आपको बकाया मान की प्रविष्टि करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, अपन वो एंट्री भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सब प्रश्न में नहीं कहा गया तो आपको एंट्री नहीं करनी है। हाँ, उसी प्रकार से बकाया मान पर ब्याज की एंट्री पूछे तब अपन वो एंट्री भी कर देंगे, अगर नहीं पूछा है तो अपन वो एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसी बातें आ जाए कि उन्होंने इतनी डेट या अलॉटमेंट या कॉल है वो उन्होंने नहीं चुकाया, ठीक है ना, ब्याज भी पूछ सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपको ब्याज की एंट्री करनी है या नहीं करनी है, ठीक है ना। तो प्रश्न में कहा जाए तभी आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। अब यहाँ पे बात इंटरेस्ट की आ रही है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट एंट्री है वो सभी एंट्री कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी अपनी होती है सबसे बाद में अपनी एंट्री करते हैं, किसकी, इंटरेस्ट की, ठीक है ना। अपन पहले एप्लीकेशन एंट्री करते रहेंगे, फिर अलॉटमेंट की भी करेंगे और उसके बाद में कॉल की कर देंगे। अब इंटरेस्ट है इनकी एंट्री पर बीच में न करके लास्ट टाइम पे करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो यहाँ पे इट विल बी नो एंट्री ऑफ कॉल इन एरिया, ऑफ कॉल इन एरिया, ठीक है, नहीं इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी अपन अगर करना चाहते हैं, बट ऑल्सो फिर भी अपन करना चाहते हैं, वी वांट टू डू देन कैन डू, यानी अपन कर सकते हैं। वो एंट्री क्या होगी वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट यानी दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल लिख देते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉल, ठीक है ना। फर्स्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट भी हो सकती है और सेकंड भी हो सकती है, तो ये आपको याद रखनी है, कॉल सिग्नेचर अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल, ठीक है। यदि किसी का अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट लिख देंगे, किसी की कॉल बाकी है तो कॉल लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो किसी कोई पर्सन ये देती है कि अलॉटमेंट बाकी है और उस क्वेश्चन में ये भी देती है कि एप्लीकेशन में ये राशि, अलॉटमेंट में इतनी राशि ड्यू है और कॉल पे इतनी राशि ड्यू है। अब देखो ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है यहाँ पे कि जब किसी अंशधारी का अलॉटमेंट बाकी रहता है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अलॉटमेंट बाकी है और उसमें ये भी नहीं दिया गया, नीचे सूचना ये भी नहीं दिया गया कि उन्होंने कॉल चुकाई या नहीं चुकाई है, तो जाहिर सी बात है कि अलॉटमेंट जब उसका बकाया है तो कॉल भी क्या होगी, उसकी बकाया होगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपने कॉल की तो कर दी, ठीक है ना, लेकिन ये अपने को कब करनी है, जब क्वेश्चन में साफ स्पष्ट रूप से कहा गया हो, अदरवाइज अपन ये एंट्री नहीं करेंगे। इट विल बी नो एंट्री ऑफ कॉल इन एरियर्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन इस दूसरे नंबर की एंट्री क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट रिसीव की करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉल इन एरियर। तो यहाँ पे अपन एंट्री लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, बकाया मान पर ब्याज की एंट्री करेंगे, ठीक है। अपन ये भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो मुख्य तौर पर जो बातें याद रखनी थी वो यही है कि यदि किसी अंशधारी द्वारा कोई मांग नहीं चुकाई जाती है, कॉल या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, सारणी एक्ट के अकॉर्डिंग, सारणी एक्ट के अनुसार उस अंशधारी से 10% इंटरेस्ट है वो रिलाइज कर सकती है, वसूल कर सकती है, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे अपन सामान्य तौर पर जनरली अपन कॉल इन एरियर की एंट्री नहीं करते हैं, फिर भी यदि प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कॉल इन की एंट्री करनी है तो अपन ये एंट्री कर सकते हैं और इंटरेस्ट एंट्री अपन ये करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं, कॉल इन एडवांस। अब देखो जिस प्रकार से कई अंशधारी क्या करते हैं, अलॉटमेंट और कॉल का समय पे भुगतान नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से कुछ अंशधारी ऐसे भी होते हैं जो कंपनी द्वारा बार बार मांग करने पर, ठीक है ना, करने पर इस समस्याओं से छूटने के लिए वो क्या करते हैं, अब कॉल की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ चुका सकते हैं या एप्लीकेशन के साथ चुका सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में आपको रखना है।
तो कॉल इन एडवांस, तो जब कंपनी ने बकाया अमाउंट पर कुछ प्रावधान किए हैं, प्रोविजन किए हैं, तो कंपनी द्वारा एडवांस में कुछ प्रोविजन किए हुए, उस प्रोविजन को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अपने एक बार बात कर लेते हैं। तो कॉल इन एडवांस में प्रोविजन ये है कि सारणी ऐप के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कॉल इन एडवांस में 12% इंटरेस्ट अंशधारी को दे सकती है, ठीक है ना। ये अलग बात है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं, संचालक होते हैं, ठीक है ना, वो उनकी मर्जी है कि उस रेट को वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप प्रश्न एक एग्जाम में आ जाए कि कंपनी द्वारा अग्रिम राशि में कितना प्रतिशत ब्याज दे सकती है यानी देती है, तो 12% देती है, और एरियर पर कितना परसेंट ब्याज वसूल करती है, 10% करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। टेबल का नाम पूछ लेते हैं, टेबल एफ है, बी है, ए है, सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है टेबल कौन सी होगी, एफ है, ठीक है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये याद रखो आपने, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ सिंगल नंबर फर्स्ट, यानी टेबल एफ के अनुसार अनुसूची फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, द कंपनी कैन पे, द कंपनी कैन पे 12% इंटरेस्ट, यानी क्या करती है कंपनी, कंपनी है वो 12% ब्याज है वो दे सकती है, किस पे, ऑन कॉल इन एडवांस, ऑन कॉल इन एडवांस, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसकी गणना अपन किस प्रकार से करेंगे, तो लिख सकते हैं अपन इट्स कैलकुलेशन फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द डेट रिसीप्ट, यानी प्राप्ति की तिथि। ये आपको ध्यान रखना है कि अपन प्राप्त कब कर रहे हैं, ठीक है। टिल द डेट when कॉल इज ड्यू, यानी दे वो कब हो रही है और अपन उसको प्राप्त कब कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी दे वो कब हो रही है और उसको प्राप्त कब कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में अपन दे तिथि से राशि अमाउंट वो अपन प्राप्त पहले करते हैं, ठीक है ना। उस राशि पर अपन 12% इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, यानी कंपनी द्वारा 12% ब्याज है वो भुगतान किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं इसके बारे में कि इसकी गणना अपन कब से कब तक करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद में कंपनी को ब्याज कितना देती है इस पे, कॉल एडवांस पे 12% देती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो उसके बाद में the call is due, यानी कहने का मतलब है the call is due for payment, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें ये बातें याद रखनी है, अपन सबसे पहले इसकी गणना करते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखो जो मोटी मोटी चीजें वो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, कॉल इन एरियर पे हमें 10% ब्याज है वो देना पड़ेगा कंपनी को, कॉल इन एडवांस पे है उस पे हम 12% वार्षिक से ब्याज को प्राप्त करते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में अपने ये दो बातें काम आएंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में कॉल एडवांस की एंट्री यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे वो देखना आप, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एडवांस, ये हम कब करेंगे एंट्री, जब हमें राशि अग्रिम में एडवांस रिसीव हो रही है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट दिया टू कॉल इन एडवांस, अब देखो जैसे अलॉटमेंट के साथ होती है हमें राशि प्राप्त, तो अपनी एंट्री क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट दिया लिख सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ हमें राशि प्राप्त, अपनी एंट्री क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस, किस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
करने का मतलब यहाँ पे क्या है, अपन मिक्स्ड एंट्री भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट दे आर टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कब करते हैं, अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करने पर, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि किसी अंशधारी ने अपनी फर्स्ट कॉल का जो राशि है वो अलॉटमेंट के साथ चुका रहा है, इसके साथ चुका रहा है, तो दोनों इसके साथ ही अपनी एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉलिंग एडवांस, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से अब अलग भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डी आर टू कॉलिंग एडवांस, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद में कॉलिंग एडवांस की राशि है, उसके मैक्सिमाइजिंग की प्रविष्टि अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एंट्रियां की सारी बता देंगे, ठीक है ना। तो इसका अपन एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये एंट्रियां थी जो आपको याद करनी है। उसी प्रकार से ये तो हो गई एडवांस अमाउंट रिसीव की, उसके बाद इंटरेस्ट पेड की भी होती है, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉलिंग एडवांस, वो एंट्री हम क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो बकाया अमाउंट पर जो इंटरेस्ट अपन रिसीव करते हैं वो कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कौन सी साइड में करेंगे, डीआर में करेंगे या सीआर में करेंगे, यानी सीआर में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉलिंग एडवांस में जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में दिखाते हैं, समझ में आया, डीआर साइड में दिखाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री अपन ये भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक, ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक, या फिर अपन लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू बैंक अकाउंट, ये आपको एंट्रियां करनी है, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, उसके अकॉर्डिंग हल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि हिंदुस्तान लिमिटेड issued 20,000 शेयर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस, देखो यहाँ पे अपन इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हैं और डिवेंचर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवेंचर को भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 20,000 इक्विटी शेयर of 100 rupees each at 20% या आप लिख सकते हैं 10% सिक्योरिटी प्रीमियम, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, हिंदुस्तान लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ, हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी ने 20,000 समतांश, एक अंश की कीमत कितनी है 100 रुपए और 10% सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रीमियम की राशि पर वो क्या जनता में इश्यू कर रही है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी 30 रुपीज है, वो तो है एप्लीकेशन फी, ठीक है। और उसके बाद में अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी प्रीमियम सहित, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद में अपन यहाँ पे कर सकते हैं, देखो राशि कितनी हो गई। अब देखो आपको पहले ये दिमाग लगाना है कि 100 रुपए का शेयर 10% सिक्योरिटी प्रीमियम, उस शेयर की टोटल कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 100 के अपने को 10% अमाउंट रिसीव करनी है, ठीक है ना, निकालनी है। तो कितनी आ जाए, 100 को 10% से करेंगे तो 10 रुपए, ठीक है ना, 10 रुपए अपन जोड़ेंगे किसी में 100 रुपए में, कितनी राशि हो टोटल 110। तो यहाँ तक अपनी राशि कितनी हो गई, 30 रुपए तो एप्लीकेशन पे है, 50 रुपए किस पे है, अलॉटमेंट पे, 80 रुपए हो गए, राशि कितनी बची 30 रुपीज, यहाँ पे लिख सकते हैं 30 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं यहाँ पे कि सोनू, अंशधारी का नाम है सोनू। ठीक है, समझ सकते हैं, सोनू टू whom allotted, यानी सोनू नाम का अंशधारी है, उसको कितने अंश बंटित कर रहे हैं अपन, 100, 200, 500, 1000। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं समझने के लिए 100 शेयर यानी 100 शेयर, 100 शेयर। ठीक है, सोनू कौन हो जाएगा यहाँ पे, अंशधारी, उसके पास कितने अंश है, 100 शेयर है। ठीक है, और अपन ये मान सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कहने का मतलब है 100 शेयर वर allotted, सोनू टू whom 100 शेयर वर allotted 12 to pay, allotment and call। हमें तो समझना है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सोनू टू 100 शेयर वर allotted 12 to pay, allotment and call, यानी कहने का मतलब क्या है, सोनू नाम का अंशधारी है, उसके पास 100 शेयर है। ठीक है ना, अब वो देखो क्या नहीं चुका रहा है, फेल टू पे, यानी भुगतान करने में असफल है। ठीक है ना, क्या किस किस में, एक तो अलॉटमेंट में है और एक किस में है, कॉल में। तो दोनों उसकी बकाया है, अलॉटमेंट भी हो जाएगा बकाया और क्या हो जाएगा उसका, कॉल भी बकाया। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं अलॉटमेंट कितना है, 50 रुपए, और यहाँ पे कॉल कितनी है, 30 रुपए, और उसके पास अंश कितने हैं, कितने अंश है, 100 शेयर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे मोनू टू 200 शेयर्स वर allotted यानी मोनू टू whom 200 शेयर वर allotted। ठीक है, ये आपको समझना है। पेड कॉल along with allotment। ठीक है, यानी सोनू नाम का जो अंशधारी था उसके पास 100 अंश थे। ठीक है ना, उसका बंटन भी बकाया है और कॉल भी बकाया है। मोनू नाम का जो अंशधारी है उसके पास कितने अंश है, 200 अंश है। ठीक है ना, उसने क्या किया, देखो अलॉटमेंट के साथ, अलॉटेड यानी उसको अलॉटेड किए गए हैं, पेड कॉल along with allotment, यानी कहने का मतलब है उसने कॉल की राशि, यानी कॉल की राशि, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो राशि थी, ये राशि उसने अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे चुका दी। ठीक है ना, यानी एडवांस हो गया, कंपनी ने मांगा ही नहीं अभी, फिर भी मोनू नाम का जो अंशधारी है उसने क्या किया है, कॉल की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ एडवांस में चुका रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं किस प्रकार से, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो कितने अंश है यहाँ पे, कितने अंश है कंपनी में, 20,000 इंटू कितने रुपए से गुणा करेंगे, एप्लीकेशन राशि कितनी है, परसेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन राशि कितनी है, 30 रुपए, तो यहाँ पे राशि कर देंगे 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना शेयर जाएगी, 6 लाख रुपए जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी, 6 लाख। उसके बाद में दोनों में इंटरप्रेट करते हैं इसकी ड्यू की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे राशि लिख देंगे 6 लाख रुपए कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 एंट्री पर क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, सिर्फ एप्लीकेशन ही ऐसी है जिसको अपन पहले प्राप्त करते हैं, उसके बाद ड्यू
करते हैं, बाकी जो भी कॉल है अलॉटमेंट है पहले उसको ड्यू करेंगे फिर उसको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो टोटल देखो यहाँ पे कितनी है, 50 रुपए अलॉटमेंट के साथ। अब देखो यहाँ पे 10 रुपए बढ़े, किसके बढ़े, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं ना 50 रुपए अलॉटमेंट के इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं 40 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपए किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। 40 रुपए का अलॉटमेंट हो जाएंगे, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रन कितने थे, शेयर कितने थे हमारे पास, 20,000 इंटू कितने से गुणा कर देंगे, 50 से। राशि कितनी हो जाएगी, 10 लाख। कितनी हो जाएगी, 10 लाख। अब देखो यहाँ पे अपने को 20,000 को 40 से गुणा कर देंगे। अलॉटमेंट की राशि कितनी थी, 40 रुपए, और प्रीमियम की राशि कितनी थी, 10 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे राशि कितनी हो जाएगी, 8 लाख, और यहाँ पे 2 लाख, यानी टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 10 लाख। कितनी हो जाएगी, 10 लाख। अब देखो यहाँ पे हमने दे तो लेकिन राशि पूरी प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे साफ साफ देखा है कि सोनू टू होम 100 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट, यानी वो क्या है, अलॉटमेंट राशि है, चुकाने में क्या है, एस्टिमेट। कितने पे है, 100 पे है। तो यहाँ पे अपन वर्किंग नोट बना सकते हैं, वर्किंग नोट। ठीक है। वर्किंग नोट से यहाँ पे बना सकते हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो राशि कितनी है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कितनी राशि दी गई है, 10 लाख रुपए। यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर टोटल राशि कितनी दे, यानी अलॉटमेंट में मांगी गई राशि कितनी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कितनी, 10 लाख रुपए। ठीक है। कितनी राशि हो जाएगी, 10 लाख रुपए। उसके बाद में लेस अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर का मतलब यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट, यानी उसका अलॉटमेंट कितना बाकी है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट यहाँ पे कितना, उसका कितने अंशों पे है, 100 अंशों पे। और हमने ये बात की कि अलॉटमेंट की राशि कितनी दे रखी है, परसेंट के अकॉर्डिंग कितना राशि दे रखी है, 50 रुपए। से यहाँ पे 50 से तुम गुणा कर सकते हैं। राशि कितनी हो गई, 5,000। तो 5,000 रुपए अपन इसमें से लेस करते हैं। ठीक है। और समझ में। अब देखो ये राशि इसमें से घटाने के बाद राशि कितनी बची हमारी, 9,95,000। कितनी बची, 9,95,000। ठीक है ना, 9,95,000, क्योंकि हमने 5,000 रुपए वो घटा दी, किसमें से, 10 लाख में से। अब देखो यहाँ पे इसकी तो बकाया थी, लेकिन एक अंशधारी और जिसका नाम है क्या, मोनू। क्या नाम है, मोनू। उन्होंने क्या किया, 200 जो शेयर थे, 200 शेयरों पे राशि है वो अलॉटमेंट के साथ कॉल की एडवांस में चुका रहा है। तो देखो एडवांस में चुका रहा है तो उसको अपन ऐड करते हैं। तो अपन एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो यहाँ पे कितने थे उसके पास, 200, और कॉल की राशि कितनी है, ध्यान रखना, कॉल की राशि कितनी है, परसेंट के अकॉर्डिंग कितनी राशि दी गई है, 30 रुपीज। कितनी राशि दी गई है, 30 रुपीज। तो यहाँ पे अपन 30 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 30 से क्या कर देंगे, गुणा। राशि कितनी हो गई, 6,000। कितनी हो जाएगी, 6,000। तो 6,000 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एडवांस में राशि आ रही है, इसको हम जोड़कर अलॉटमेंट पर लेंगे। ठीक है। तो राशि कितनी हो गई, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 10 लाख 1,000। कितनी हो जाएगी, 1,000। ठीक है, 10 लाख 1,000। तो यहाँ पे प्रिंटिंग क्या कर सकते हैं वो देखना, ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया 10 लाख 1,000 रुपए टू, यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमने राशि कितनी प्राप्त की, यहाँ पे 9,95,000। ठीक है। और उसके बाद में कॉल इन एडवांस।
कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस राशि कितनी आ जाएगी 6,000, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा 10 लाख 1,000 और उसके बाद में एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कॉल की एंट्री आपको करनी है, ठीक है ना, करके मेरे को भेजनी है आगे कॉल की एंट्री, ठीक है। उसमें भी समय लगाऊंगी, जिसने चुका दिया है, जिसकी एडवांस वो कम हो जाएगी, क्योंकि जिसने एडवांस में कॉल चुकाई वहां पे अपने को ये जो ऐड किया गया है इसको हमें वहां पे क्या करना है, लेस करना है। साथ में सोनू है, इसकी भी लेस करनी है, अलॉटमेंट तो हमने लेस करके ले लिया, क्योंकि कॉल भी तो बकाया है, उस कॉल को भी लेस करेंगे, और मोनू ने जो एडवांस चुकाया उसको भी लेस करेंगे, कहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये आपको कर लेना, ठीक है, करके मेरे को भेजना। बेस्ट ऑफ लक।